चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर रे ऑप्टिक्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं लगभग हर दूसरे तीसरे साल। ठीक है, तो इसमें हम मेनली पढ़ेंगे सबसे पहले ह्यूमन आई, जो सामने इतनी खूबसूरत बनी हुई है। ठीक है, बायो में भी बनाए हो गए ये सब। ठीक है, ह्यूमन आई के डिफेक्ट। फिर हम पढ़ेंगे इसमें माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे सिंपल मैग्नीफाइंग पावर इसकी आएगी, वो याद रखनी है सबको। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के उतने क्वेश्चन नहीं आते। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट टेलीस्कोप। ठीक है, और टेलीस्कोप में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन आई की, क्या होता है कैसे होता है। तो सबको पता ही होगा, बायो में डिटेल में पढ़ता है ये सब। तो ये हमारा रेटिना होता है। ठीक है, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट, ये लेंस होता है हमारा, तो सपोज हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो कैसी रेज आएंगी? पैरेलल रेज आती हैं। और ये उसको कहाँ पे कन्वर्ज करता है? रेटिना पे कन्वर्ज करता है। ठीक है, और हमको क्या दिखाई देती है? इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो इमेज देखने के लिए जो हमारी रेज हैं वो कहाँ पे फोकस होनी चाहिए? वो हमारी रेटिना पे फोकस होनी चाहिए। ठीक है, तो लगभग ये जो डिस्टेंस होता है हमारा, ये डिस्टेंस होता है आई लेंस का फोकल लेंथ। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, सपोज हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, कोई पास में है, तो जैसे ये पास में होगा तो कुछ ना कुछ यू होगा। पहले तो यू इनफाइनाइट था, है ना? तो यू इनफाइनाइट, तो लेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये तो कैंसिल ही हो गए। इमेज वहाँ पे बन रही है तो वो फोकल लेंथ के इक्वल ही होगा आपका। पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ यू आएगा। ठीक है, और इमेज हम चाहते हैं कि रेटिना पे ही बने, तो क्या एफ तुम्हारा चेंज होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा जो फोकल लेंथ है लेंस का, वो छोटा होता जाता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करता जाता है तुम्हारा आई लेंस। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के पास आता जाता है, तो हमारा जो आई लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और उसमें कौन हेल्प करता है वो भी आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे होती है आपकी सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स क्या करती है बेसिकली? वो उस आई लेंस को क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और पास आता जाता है अपनी आई के, तो सिलियरी मसल्स आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ कम हो जाती है, और फाइनली इमेज वापस से किधर बन जाती है? अपनी रेटिना पे बन जाती है, और हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, और पास आता जाए और कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आई लेंस कब होता है? सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिव स्टेट में तब होता है जब वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है हमारा। ठीक है, आई लेंस से, और उस डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल डी, विच इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कैपिटल डी इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे आई से डी डिस्टेंस दूरी पे है, तो हम उसकी क्लियर इमेज देख सकते हैं। तो क्या अगर उस ऑब्जेक्ट को हम डी से भी पास लेके आ जाएं, कैपिटल डी से भी पास, तो क्या हम उसकी इमेज देख सकते हैं? नहीं, तो उसकी इमेज हमको ब्लर दिखाई देती है, क्लियर इमेज हमको दिखाई नहीं देती है। तो क्लियर इमेज हमको तभी दिखाई देगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लीस्ट एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द आई लेंस। उससे पास अगर होगा तो हमको कभी भी क्लियर इमेज दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इसलिए इस डी को बोलते हैं हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसको एक नाम और देते हैं, दैट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इससे पास नहीं रखा जा सकता, अदरवाइज उसकी इमेज नहीं दिखाई देगी। और बहुत दूर जब ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फार पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट अगर कैपिटल डी से इन्फिनिटी के बीच में रखा है, तो हमको ऑब्जेक्ट की क्या दिखाई देती है? क्लियर इमेज हमारी हमको दिखाई देती है। ठीक है, और हम क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट डी से भी पास में हुआ तो हम कभी भी उसकी क्लियर इमेज नहीं देख सकते। ठीक है, तो मतलब जब ऑब्जेक्ट कैपिटल डी पे रखा होगा,
हमको क्लियर दिखाई दे रही है उसकी इमेज, पर उस टाइम क्या हुआ होगा, आई मस्ट बी इन स्ट्रेन्ड कंडीशन। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन मतलब बहुत ज्यादा तुम्हारी आई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो आई सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड पोजीशन में होती है। ठीक है, तो अगर हमारी आई रिलैक्स पोजीशन में है, वो कब होगी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हमारा होगा तब आई हमारी रिलैक्स स्टेट में होगी और हमको क्लियर इमेज दिखाई देगी। ठीक है, और जब हमारा ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा तो आई हमारी जो है वो क्या होती जाएगी, सिलेरी मसल उसको जो है फोकल लेंथ कम करती जाएगी, तो आई में स्ट्रेन बढ़ता जाएगा हमारा। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेन्ड पोजीशन में कब होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन्ड कंडीशन में कब होती है, when the object is placed at a distance capital D from the eye lens। तो जब ऑब्जेक्ट आई लेंस से कैपिटल डी पोजीशन पे होगा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन कंडीशन में आपकी आई लेंस होगी। ठीक है, और नॉर्मल आई के लिए, फॉर नॉर्मल आई, ये जो कैपिटल डी है नियर पॉइंट, इट इज टेकन एज 25 सेंटीमीटर। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन आई से 25 से पास आप ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, अदरवाइज उसकी क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, ब्लर इमेज फॉर्म होगी। 25 से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी रख सकते हैं। 25 पे वो टेंस्ड उसमें होगा कंडीशन में, और इन्फिनिटी पे वो एकदम रिलैक्स्ड में होगा। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये था आई का बेसिक कि क्या होता है, और सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कैपिटल डी क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो कैपिटल डी है दैट इज 25 सेंटीमीटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट फॉर अ ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट क्या होता है आपका, फार पॉइंट होता है आपका इन्फिनिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। ठीक है, तो दो तरह के डिफेक्ट हम पढ़ेंगे। आपकी बुक में 3 तरह के लिखे हैं, पर तीसरे से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 2 तरह के डिफेक्ट हैं हमारे, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला डिफेक्ट है हमारा नियर साइटेडनेस। ठीक है, या इसको एक नाम और बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट एट फार पॉइंट इज नॉट क्लियरली विजिबल। फार पॉइंट पे अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल हमको नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये रेज हमारी ऐसी गिरती हैं। तो अगर मायोपिया है तो क्या होगा, इन रेज को जब ये कन्वर्ज करेगा तो ये थोड़ा सा आगे कन्वर्ज कर देता है, थोड़ा सा आगे यहाँ पे, मतलब रेटिना पे कन्वर्ज नहीं कर पाता है, तो हमको उसकी क्लियर इमेज दिखाई नहीं देती। उसी डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। तो इसको करेक्ट करने के लिए, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको जो करेक्ट करते हैं मायोपिया के डिफेक्ट को, उसके करेक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है, अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, मतलब एक ऐसा लेंस जिसकी पावर क्या होगी आपकी, नेगेटिव। न्यूमेरिकल में डायरेक्ट काम आएगा। तो फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया अ कॉनकेव लेंस इज यूज्ड। ठीक है, और पिछले चैप्टर में मतलब पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे कि कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो मायोपिया का डिफेक्ट करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई लेंस के आगे एक कॉनकेव लेंस लगाते हैं, एक डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं। अब क्या होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस और ये आई लेंस, ये दोनों मिल के इमेज को वापस कहाँ पे फॉर्म कर देते हैं, रेटिना पे फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा था, मायोपिया के डिफेक्ट में क्या होता है, जो फार पॉइंट पे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनकी इमेज जो है वो आई लेंस रेटिना से थोड़ा सा आगे बना देता है, जिसकी वजह से हमको वो ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देते। ठीक है, इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। और उसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि आई लेंस के आगे, जस्ट आगे, हम एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं, दैट इज मतलब एक कॉनकेव लेंस यूज करते हैं नेगेटिव पावर का। अब क्या होता है, वो कॉनकेव लेंस और आई लेंस दोनों मिल के क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमारी कहाँ पे फॉर्म कर देते हैं, रेटिना, ताकि हमको ऑब्जेक्ट क्या हो, क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा। हमने इसके आगे क्या लगाया, एक कॉनकेव लेंस लगाया। अब ये लगाने से क्या हुआ, ये रेज आई।
ठीक है, फार पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा था, इसने डाइवर्ज किया, ठीक है, इसने डाइवर्ज किया और इसने फिर कन्वर्ज किया कहाँ पे, रेटिना, और हमको क्या दिखा, क्लियर इमेज दिखाई दी उस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो बेसिकली मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस इन फ्रंट ऑफ आई लेंस, सो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अगेन प्रोड्यूसेस द इमेज एट रेटिना, ताकि हमको वो क्लियर इमेज दिखाई दे, ठीक है। सेकेंड डिफेक्ट क्या है, सीधे क्वेश्चन आएंगे, मायोपिया कैसे करेक्ट करते हैं। सेकेंड डिफेक्ट इज कॉल्ड फार साइटेडनेस, ठीक है, उसको एक नाम और बोलते हैं, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होते हैं, नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स वो क्लियरली विजिबल नहीं होते, आर नॉट क्लियरली विजिबल, ठीक है। मतलब उनकी जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन पाती, आई लेंस उसकी इमेज रेटिना पे नहीं बना पाता है, ठीक है। तो क्या होता है सिचुएशन, कैसे होती है, ध्यान से देखो। तो कुछ ऐसा होता है आपका, ये नियर पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इससे रेज गिरी, ठीक है, और आई लेंस ने उसको कन्वर्ज किया थोड़ा सा पीछे, ठीक है, मतलब रेटिना पे इमेज नहीं बनी, तो हमको क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा। सो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच आर प्लेस्ड एट द नियर पॉइंट आर नॉट क्लियरली विजिबल। अब इसका करेक्शन कैसे होता है, इसको कैसे करेक्ट किया जाता है, तो इसके करेक्शन में क्या होता है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, आई लेंस के आगे हम क्या लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, मतलब पावर क्या होनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव, ठीक है। अब वो कॉन्वेक्स लेंस और आई लेंस दोनों मिलके क्या करते हैं, दोनों मिलके वापस से इमेज कहाँ फॉर्म कर देते हैं, रेटिना पे। मतलब यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक ये लगाया और इसने क्या किया, ऐसा कन्वर्ज किया, ठीक है, और मिल के वापस से इमेज कहाँ बन गई, रेटिना पे। समझ में आ रहा है। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, एक एस्टिग्मेटिज्म भी होता है पर उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है, हमको दो ही पढ़ने हैं। तो दो टाइप के डिफेक्ट क्या होते हैं आपके, सबसे पहला होता है नियर साइटेडनेस विच इज कॉल्ड मायोपिया, उसमें क्या होता है, फार पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमको क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है, मतलब एक ऐसा लेंस विच हैज नेगेटिव फोकल लेंथ, ठीक है। वो क्या करता है, वो रेज जो फार पॉइंट से आ रही हैं उनको डाइवर्ज करता है, वो गिरती हैं आई लेंस के ऊपर, आई लेंस उसको कन्वर्ज करता है और घूम फिर के वापस इमेज कहाँ बन जाती है, हमारी रेटिना पे बन जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं इमेज कहाँ पे बने, रेटिना पे बने, ठीक है। दूसरा जो डिफेक्ट है वो हमारा कौन सा है, दूसरा डिफेक्ट है हमारा फार साइटेडनेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स नियर पॉइंट पे होते हैं दे आर नॉट क्लियरली विजिबल, ठीक है। तो उसको करेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे लेंस जिनकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो पावर पॉजिटिव कितनी होगी पावर, वो निकालने के लिए क्वेश्चन में हिंट देगा, बस सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो कॉन्वेक्स हमने यूज किया ये रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, वो गिरेंगी आई लेंस के ऊपर, वो फिर से कन्वर्ज करेगा और फाइनली रे आपकी रेटिना इमेज आपकी रेटिना पे फॉर्म होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले दो चीजें आपको पता होनी चाहिए जो न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी। फर्स्ट वन इज योर near point which is denoted by capital D. For a normal human eye it is equal to 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे रखा होगा, मतलब लेंस से डी डिस्टेंस दूरी पे रखा होगा, तब जो आई है हमारी, आई लेंस है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन हो गया उसमें, ठीक है। सिलियरी मसल जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहेगा उसको और इमेज वापस कहाँ पे बना देगा, रेटिना पे। कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी फोकल लेंथ को क्या किया उसने, डिक्रीज, और इमेज वापस रेटिना पे बन गया। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट कैपिटल डी से भी कम डिस्टेंस पे है आई से, तो उसकी इमेज हम क्लियरली नहीं देख सकते, इसीलिए इस डी को हम एक नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। मतलब अच्छे से हम देख सकते हैं उसका लीस्ट डिस्टेंस। और इन्फिनिटी पे जब होगा तब आराम से हम देख सकते हैं, आई सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड स्टेट में होगी, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और आराम से इमेज हमारी रेटिना पे बनेगी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट।
तो फार पॉइंट इज बेसिकली टेकन एज इन्फिनिटी, लिख लेना, एंड नियर पॉइंट इज टेकन एज 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आगे बढ़े। चलो अब आते हैं माइक्रोस्कोप पे, दो ही बचे हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। सीधे सीधे सवाल आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसके आज हो पाएंगे तो आज करेंगे, नहीं शीट में तो आपको मिलेंगे, ठीक है। और कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स। चलो देखो, तो माइक्रोस्कोप, सीधे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम क्या किए। मैं डेरिवेशन करा दूंगा, ठीक है, पर ज़रूरत है नहीं उसकी। डेरिवेशन में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको पता होनी चाहिए क्या हम क्या क्या ले रहे हैं। अगर मैं सीधा बता दूंगा तो पता चलेगा ही नहीं कि हमने क्या चीज़ क्या क्या लिया, फॉर्मूले में क्या क्या है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। वैसे एक्चुअल में डेरिवेशन करवानी नहीं चाहिए, पर माइक्रोस्कोप की मैं डेरिवेशन करवाऊंगा, टेलीस्कोप की भी। क्यों? क्योंकि उसको आपको फील आएगा कि हमने क्या चीज़ क्या लिया है, डी क्या लिया है, एफ क्या लिया है, वो सब, ठीक है। चलो, तो माइक्रोस्कोप में सबसे पहले आता है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप ये बेसिकली क्या होता है, आपका एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है, विच इज प्लेस्ड, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है विच इज प्लेस्ड वेरी नियर, विच इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बहुत पास में हम इसको लगाते हैं, ठीक है। और जो देखने वाला होता है, एंड द ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है वो दूसरी साइड होता है, मतलब लेंस, मतलब ये जो माइक्रोस्कोप होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होता है, ठीक है। और मैग्नीफाइंग ग्लास ऑब्जेक्ट के बहुत पास रखा जाता है, ठीक है। वेरी नियर का मतलब बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है। एक्चुअल में मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस ही है बेसिकली, और ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, उस कॉन्वेक्स लेंस के एफ और ओ के बीच में रखते हैं। तो एफ और ओ के बीच में रखेंगे तो हमको मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देती है, पढ़े हो ना कॉन्वेक्स का 6th केस, ठीक है। और ऑब्जर्वर जो है वो दूसरी साइड होता है, और वो क्या देखता है, आपकी उस ऑब्जेक्ट की एनलार्ज्ड इमेज को देखता है, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है इसकी सिंपल की, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। करें स्टार्ट। चलो देखो, सपोज ये हमारा है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक्चुअल में कॉन्वेक्स लेंस ही है, ठीक है। इनिशियली मान लो ये नहीं है, हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है सपोज एच ओ, और ये है आई जिससे हम इसको देख रहे हैं, ठीक। और ये अगर हम क्लियरली इसको देखना चाहते हैं तो ये कितना दूर होना चाहिए, एटलीस्ट कैपिटल डी डिस्टेंस दूर होना ही चाहिए, उससे कम हुआ तो हम इसको नहीं देख सकते। सपोज ये एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर साइज होगा वो कितना होगा, दैट विल बी एच नॉट बाय डी, जिसको हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। तो एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट विल बी एच नॉट बाय डी, दैट इज थीटा, ठीक। अब हमने क्या किया, अब हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं थ्रू माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ रखा होता है, ध्यान से सुनो, ये बहुत पास में रखा होता है, मतलब एफ और ओ के बीच में। तो एफ और ओ के बीच में तो कैसे जाएगा, ये एक रे पैरेलल, तो ये ऐसी फोकस से निकल जाएगी, ध्यान से डायग्राम समझना, और ये एक ऑप्टिकल सेंटर से ये सीधी निकल जाएगी, ठीक। ऑब्जर्वर किधर है, ऑब्जर्वर दूसरी साइड है, ये ऑब्जेक्ट, ये माइक्रोस्कोप, और ये है आपका ऑब्जर्वर। पहली सिचुएशन क्या है, पहली में हमने कुछ यूज नहीं किया, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, दूसरी में हम थ्रू माइक्रोस्कोप उसको देख रहे हैं। तो इमेज किधर दिखाई देगी आपको, ऑब्वियसली इरेक्ट इमेज दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी क्या बनी, एच आई, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की आपको ये इमेज दिखाई देगी, और ये होगा आपका एच ओ। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, अगर आपको ये इमेज अच्छे से देखनी है तो एटलीस्ट ये कितना दूरी पे होना चाहिए,
क्या कैपिटल डी पे, है कि नहीं? अगर आपको ये ऑब्जेक्ट अच्छे से देखना, ये इमेज आपको अच्छे से देख, आप एक्चुअल में क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज देख रहे हैं जो ये माइक्रोस्कोप बना रहा है। तो अगर आपको ये अच्छे से देखना है तो एटलीस्ट कितना दूरी पे होना चाहिए, कैपिटल डी दूरी पे, ठीक है। पहले केस में कुछ यूज नहीं किया था हमने, तब अगर हमें ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट देख रहे हैं हम, इसमें इसके थ्रू देख रहे हैं तो हमको इमेज दिखाई देगी। तो हम जब डायरेक्ट देख रहे हैं तब कितना दूरी पे एटलीस्ट होना चाहिए, कैपिटल डी। तब हमने उसमें एंगुलर साइज निकाला, वो एंगुलर साइज हमारा कितना आया, वो एंगुलर साइज हमारा आया कितना, एच नॉट डिवाइडेड बाई डी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या ये रे, ये यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रही है सपोज थीटा डैश, सही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, एंगुलर साइज ऑफ इमेज, ध्यान से डायग्राम समझो, इमेज का एंगुलर साइज कितना होगा, एच आई बाई डी, दैट इज थीटा डैश, दिख रहा है थीटा डैश, एच आई बाई डी, समझ में आया? अच्छा, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, सपोज ये लेंस से कितना दूर है, u, और इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f, ठीक। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन डिफाइन की जाती है, मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन की जाती है, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब सुनना बहुत ध्यान से, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या दोनों को डिवाइड कर दें, दैट विल बी थीटा डैश बाय थीटा, देखो सही है, पक्का? अच्छा, अब सुनो ध्यान से, थीटा डैश कितना था, एच आई बाई डी, पर मैं थीटा डैश को एक और भी तो लिख सकता हूं, एच ओ बाई यू, देखो सही है कि नहीं? मैं थीटा डैश को दो तरीके से लिख सकता हूँ, थीटा डैश जो है वो एच आई बाई डी भी होगा और थीटा डैश जो है वो एच ओ बाई यू भी होगा। क्या किया मैंने, ध्यान से अब सुनना, मैंने क्या किया कि मैंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखा जो बहुत पास में है, जिसको मैं बिना उसके देख ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को बिना माइक्रोस्कोप के देखने के लिए वो ऑब्जेक्ट एटलीस्ट कैपिटल डी डिस्टेंस दूरी पे होना ही चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं देख सकता, जो मैंने अभी अभी पिछले टॉपिक में डिस्कस किया। पर अगर वो बहुत पास आ जाए तब कैसे करेंगे, तब कैसे सोल्व करेंगे, तब हम क्या करते हैं, तब हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, और माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट के बहुत पास रखा जाता है और दूसरी साइड आपकी क्या रखी जाती है, आई रखी जाती है, जिससे हम क्या देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो माइक्रोस्कोप बनाएगा। अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में, तो उसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ये हमने केस 6 में पढ़ा था, ठीक। अब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाई, सेम साइड पे बनेगी ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट मान लो यू दूरी पे है, अब आधे बोलेंगे सर यहाँ डी पे है यहाँ यू पे है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये हम डायरेक्टली देख रहे हैं तब एटलीस्ट डी पे होना चाहिए, पर अभी हम थ्रू द माइक्रोस्कोप देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कुछ और है आपका, ठीक है, तो मान लो ये यू डिस्टेंस है, पर अगर क्योंकि मुझे इसकी इमेज को क्लियरली देखना है तो क्या ये एटलीस्ट डी दूरी पे होनी चाहिए यहाँ से, और ये आई बहुत पास में है इसके, तो डिस्टेंसेज हमसे ही हैं, आई से ही डिस्टेंसेज हैं, ठीक है। तो कैपिटल डी जो है दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द आई लेंस, और आई लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, एफ, यू इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस। अब मैं दो चीजें डिफाइन किया हूं, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज एच ओ बाई डी, पहले डायग्राम से, यहाँ पे एंगुलर साइज ऑफ इमेज दिख ही रहा है एच आई बाई डी, और डी ए क्यों आया, क्योंकि मुझे इस इमेज को देखना है थ्रू द माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो एटलीस्ट ये डी दूरी पे होना ही चाहिए, तो एच आई बाई डी दैट इज थीटा डैश, और थीटा डैश को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ इस ट्रायंगल से, वो होगा एच नॉट बाई यू, सही है, इसमें वैल्यू पुट कर दे, तो मैग्नीफाइंग पावर इज बेसिकली गिवन एज थीटा डैश दैट इज एच नॉट बाई यू अपॉन थीटा, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज एच नॉट बाई डी, एच नॉट कैंसिल, डी बाई यू, डी इज least distance of distinct vision which is 25 centimeter, u is the distance of object from the lens, from the microscope, from the eye भी लगभग वहीं पे है हमारी, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको डी नहीं दिया होता है, इसकी फोकल लेंथ दी होती है, यू नहीं, सॉरी डी दिया होता है, यू आपको नहीं दिया होता है, यू मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, उसके बदले में आपको क्या दिया होता है, उसकी फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, अगर अब वो दी है तो वो कैसे करेंगे, यू को चेंज कर दो उसमें, कैसे, वो तो एक लेंस है हमारा, तो लेंस फॉर्मूला यूज करो, तो लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाय एफ, ठीक। 1 बाई वी, वी सोच के देखो सब है क्या क्या चीजें, वी क्या है हमारा,
इमेज का डिस्टेंस, और वो इसी साइड बन रही है, क्या d डिस्टेंस दूर, तो हो जाएगा -1/d बराबर -1/u इज इक्वल टू 1/f है। कितना आया बोलो, और u भी इस साइड है तो वो नेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव, तो 1/u विल बी 1/f प्लस 1/d, u विल बी df/d प्लस f, ये हमेशा याद रखना। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस विल बी गिवन एज df/d प्लस f, डाल दे इसमें। सो मैग्नीफाइंग पावर विल बी d अपॉन u, दैट इज df अपॉन d प्लस f। तो ये सब ने रिजल्ट पढ़ा होगा, एक सिंपल माइक्रोस्कोप की कितनी होती है 1 प्लस d/f। सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 1 प्लस d/f। आपको ये सब कोई नहीं पूछने जा रहा, आपको डायरेक्ट ये यूज करना है, पर यूज कैसे करना है वो फील आना चाहिए कि हमने क्या किया, ठीक है, कैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बन रही है, कैसे हमको दिखाई देगी, कैपिटल डी क्यों लिया, एफ क्या है, यू क्या है, ये सब, ठीक है। सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज 1 प्लस d/f। capital D is least distance of distinct vision and small f is focal length of the lens। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, सिंपल की ही बात चल रही है अभी, बहुत ध्यान से एक चीज सुनना, ये जो मैग्नीफाइंग पावर आई है 1 प्लस कैपिटल d/f, ये सिर्फ कब आई है, when the image is formed at कैपिटल D। दिख रहा है सबको, जब इमेज कैपिटल D पे बनती है तब हमारी ये मैग्नीफाइंग पावर आती है। पर कभी कभी क्या करता है वो, चालाकी करता है, क्वेश्चन में एक चीज मेंशन कर देता है, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, कैपिटल D पे नहीं, इन्फिनिटी पे, है ना। इमेज इस केस में हमने कहा लिया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, वो f और o के बीच में है, ताकि हमारी वर्चुअल इमेज बने कैपिटल D दूरी पे, अगर क्लियरली इसको देखना है। पर एक और केस इसमें आता है, ये केस 1, एक और केस आता है अगर ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो D पे ना बन के इन्फिनिटी पे बन गया है। अच्छा पहले तो देखते हैं वो बनेगी कब। ये कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये है इसका फोकस। पहले केस में किधर था, एफ और ओ के बीच में ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब यू जो था वो लेस देन एफ था आपका, ताकि वर्चुअल इमेज बने। अगर एफ पे हम डायरेक्टली ले लेते हैं, सोच के देखना आप, ठीक, अगर हम एफ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं तब इमेज कहां बनेगी, यहां से हम बैठ के इसको देख रहे हैं, तब इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी। तो केस 2 क्या है, व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज एट इन्फिनिटी। तो जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, केस 2, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, पहले केस में डी, और जनरली 99% केसेस में ये रहता है, पर कभी कभी ये भी पूछ लेता है वो, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे जब इमेज बनेगी, क्या क्या यू मेरा फिक्स हो गया, -f, समझ में आ रहा है, क्योंकि f पे ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी इन्फिनिटी पे इमेज बन सकती है, सही है। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी मेरी, वो कितनी थी, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो कितना आया था मेरा, थीटा डैश बाय थीटा आया था। थीटा डैश मैंने क्या लिखा था, एच ओ बाई यू भी मेरा सही है थीटा डैश, और थीटा क्या है मेरा, एच ओ बाई डी, एच ओ कैंसिल, एम मेरा कितना आया था, डी बाई यू, यही तो किया था हमने, यू को फिर बाद में सब्सटीट्यूट किया था, है ना। पर इसमें सब्सटीट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यू मुझे डायरेक्टली पता हुआ एफ होना चाहिए। सो m शुड बी इक्वल टू d/f। तो दो मैग्नीफाइंग पावर होती है आपके सिंपल माइक्रोस्कोप में, एक तब व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एज एट कैपिटल D, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब जब आई सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड कंडीशन में होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रेन होगा जब आई में तब, और जब सबसे ज्यादा रिलैक्स होगी तब। तो मैं दोनों लिख देता हूं, व्हेन द आई इज इन स्ट्रेन्ड कंडीशन, मतलब इमेज इज, क्योंकि अल्टीमेटली हम इमेज ही देख रहे हैं, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल D, ठीक है, तब मैग्नीफाइंग पावर होगी 1 प्लस d/f, वेयर f इज फोकल लेंथ। और सेकंड क्या है, व्हेन आई इज इन रिलैक्स्ड स्टेट, सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड स्टेट वो कब होती है, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तब कोई जरूरत नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा आई में, आराम से इमेज देख सकते हैं, ठीक है। तब मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, दैट विल बी कैपिटल D/f। दिख रहा है सबको,
वेर कैपिटल डी वो फिक्स ही होता है, 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे उसके। सो नेक्स्ट है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? बेसिकली इट यूजेस टू कॉन्वेक्स लेंसेज। सिंपल में क्या था, एक ही कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा था, पर कंपाउंड में क्या होता है आपका, दो कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सिंपल की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो करने के लिए हम दो लेंसेज का यूज करते हैं और इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब इन दो लेंसेज में एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, याद रखना, विच इज नियर टू द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और एक होता है हमारा आई पीस। ठीक है, विच इज नियर टू द आई, जो आई के पास होगा। ठीक है, एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव विच इज नियर टू द ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारा आई पीस विच इज नियर टू द आई, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव और ये आई पीस। ठीक है, तो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट और आई यहाँ पे है हमारी, वो इमेज को देखेगी, फाइनल इमेज। तो ये मान लो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे आई। ठीक है, क्या करेगा ये बोलो? कन्वर्ज करेगा। मान लो यहाँ कहीं कन्वर्ज किया, ठीक है। ठीक, अच्छा थोड़ा सा वापिस बनाते हैं इसको। ये हमारा है ऑब्जेक्टिव, ये हमारा है आई पीस। ठीक, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ठीक, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इमेज बनाएगा। ठीक, चलो अब ध्यान से देखो। सपोज ये है ऑब्जेक्ट की हाइट HO और ये इमेज बनाई ऑब्जेक्टिव ने, ये है ऑब्जेक्टिव विच इज नियर टू द ऑब्जेक्ट, और ये है आई पीस विच इज नियर टू द आई पीस। अब ये किसका काम करेगा? ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई पीस के लिए। ऑब्वियसली ये जो इमेज बनाएगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए? आई पीस के लिए। अब इससे क्या होगा? इससे इमेज बनेगी, एक रे ये मान लो सीधी गई ऑप्टिकल सेंटर वाली, और एक ये। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? अब जब तुम इनको पीछे लेके जाओगे, ठीक है, अब जब तुम इनको पीछे लेके जाओगे तो आपको जो है वो कहीं इमेज बनती हुई दिखाई देगी, यहाँ। ठीक है, तो ये बनी आपकी फाइनल इमेज जिसकी हाइट है सपोज HI। ठीक, और कहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको? यहाँ से। तो आई के जो पास लेंस होगा दैट इज कॉल्ड आई पीस, और जो ऑब्जेक्ट के पास होगा दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। तो दो लेंस का यूज किया जाता है कंपाउंड में। तो सबसे पहले इमेज बनाई किसने? ऑब्जेक्टिव ने। ठीक है, वो जो इमेज बनाया वो काम किया किसका? ऑब्जेक्ट का काम किया किसके लिए? आई पीस के लिए। ठीक है, अब आपने इस साइड से इमेज देखी और आपको इमेज दिखाई दी मान लो HI हाइट की। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि हमने इमेज और ऑब्जेक्ट कैसे कैसे लिए हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं इसके मैग्नीफाइंग पावर की। ठीक है, तो दो लेंसेज हमने लिए, एक लेंस विच इज़ नियर टू द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, और दूसरा विच इज़ नियर टू द आई दैट इज कॉल्ड आई पीस। ठीक है, चलो अब सोचो आगे।
इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालें? सोचो, आंसर किसकी फॉर्म में आएगा आपका? आंसर आएगा आपका FO और FE की फॉर्म में। ठीक है, चलो देखो आप ध्यान से अब देखना। सपोज ये ऑब्जेक्ट था HO, ये मान लेते हैं H डैश, और फाइनल जो बना है दैट इज HI। ठीक, अच्छा अब एक एक करके दोनों को देखते हैं। दोनों है तो लेंस ही, तो लेंस फॉर्मूला यूज होंगे। तो ऑब्जेक्टिव से मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है U, ठीक, और इमेज का डिस्टेंस है सपोज V, यही तो इमेज है इसके लिए। तो लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, और इसकी फोकल लेंथ है FO और आई पीस की फोकल लेंथ है FE। ठीक, अब ध्यान से सुनते जाना। फॉर ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करते हैं। ठीक, फॉर ऑब्जेक्टिव क्या होगा बोलो? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब u वो क्वेश्चन में देगा आपको, u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से, v मतलब इमेज का। तो 1/v माइनस v तो पॉजिटिव होगा, u नेगेटिव होगा क्योंकि उस साइड है, तो प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब जो भी आएगा वो ये इक्वेशन यूज होगी। मैग्निफिकेशन ये कितनी प्रोड्यूस करेगा? m1 नाम दे देते हैं। लेंस की मैग्निफिकेशन याद है v/u, ठीक है, और क्योंकि वो उल्टी हो रही है तो नेगेटिव में ले लेते हैं, तो माइनस v/u। ठीक है, v आपको बिना साइन के डालना है, u बिना साइन के, क्योंकि मैं पहले ही नेगेटिव ले चुका हूं। ठीक, अब बात करते हैं आई पीस की। तो आई पीस के लिए ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। ठीक, ये बनेगी आपकी इमेज, और अगर आपको इमेज क्लियरली देखनी है तो एटलीस्ट ये कितना दूरी पे होना चाहिए? कैपिटल डी पे। ठीक है, आई बहुत पास में है आई पीस के, समझ में आ गया? सो इन ऑर्डर टू सी द क्लियर इमेज, द इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी, जैसे पिछले सिंपल में हमने किया था। ठीक है, तो बोलो आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी? M2, पढ़ चुके हो तो पिछले में, दैट विल बी 1 प्लस कैपिटल डी बाय FE, वही तो पढ़े थे अभी, 1 प्लस डी बाय F। ठीक है, ये इसमें भी दो केस आएंगे जैसे पिछले में आए थे। केस 1, हम मान के चल रहे हैं कि इमेज जो है वो डी पे बन रही है, मतलब आई जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंड पोजीशन में। फिर केस 2 पढ़ेंगे जब हमारी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। वो कब बनेगी? सोच के देखना, जब इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्टिव कहाँ बनाएगा? उसके आई पीस के फोकस पे, क्योंकि उसके फोकस पे अगर बन गई, सही है, तो फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, ये सब पता है ना? हाँ, तो इसमें फाइनल आता है। फाइनल मैग्निफिकेशन बताओ कितनी? फाइनल मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो वो कितनी होगी? पहले की मल्टीप्लाइड बाय दूसरे की वजह से। पहले की वजह से माइनस v/u मल्टीप्लाइड बाय दूसरे की वजह से दैट इज 1 प्लस कैपिटल डी बाय FE। सीधे क्वेश्चन आते हैं इस पे। v इसने जो इमेज बनाई उसका डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे जनरली सवाल नहीं आते, सिंपल पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड केस, इफ आई इज इन रिलैक्स्ड स्टेट, अगर आई मेरा रिलैक्स्ड स्टेट में है, ठीक है, तब हमारी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और वो कब पॉसिबल है? जब ये, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, खुद से सोच लेना, जब ये ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाएगा वो आईपीस के फोकस पे बनाए, मतलब ये जो V होगा, वो जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो आईपीस के फोकस पे बनना चाहिए, मतलब दिस पॉइंट शुड बी फोकस ऑफ द आईपीस, तभी तो आईपीस इसकी जो फाइनल इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट की वो इन्फिनिटी पे बना देगा। ठीक है, तब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन क्या होगी? वो अभी भी होगी M1 इंटू M2। M1 कितना होगा आपका? माइनस v/u। M2 कितना होगा उस केस में? M2 विल बी मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस, और वो हम पढ़ चुके हैं इन्फिनिटी के केस में, दैट इज d बाय FO। कितना होता है? सॉरी, d बाय FE, FO नहीं FE। समझ में आ गया? तो ये दो है। केस 1, जब हम मान के चलें कि इमेज कैपिटल D पे बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब आई सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। और सेकंड केस, जब आई रिलैक्स स्टेट में है, तब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तब मैग्निफिकेशन का अलग फॉर्मूला और ये मैग्निफिकेशन का अलग फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो अब एक दो क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, समझ में आएगा, क्लियर होगा क्या करिए हमने। फिर अब लास्ट में कुछ नहीं, अब बचता है सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोप। ठीक है, सीधे क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, एकदम सीधे, बस पता होना चाहिए आपको कैसे यूज करना है
और कौन सी चीज़ क्या है, बस इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले a compound microscope has magnifying power 30 if it is producing final image at near point, एकदम फाइनल इमेज नियर पॉइंट मतलब केस 1 ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो आपको निकालनी है फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन गिवन है, आई पीस की फोकल लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन आपको निकालनी है। ठीक है, आई पीस की फोकल लेंथ दी हुई है। अच्छा ध्यान से सुनो, आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? आई पीस की 1 प्लस डी बाय एफ, याद है? दैट विल बी 1 प्लस कैपिटल डी 25 डिवाइडेड बाय एफ 5, दैट विल बी 6। और पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? ऑब्जेक्टिव की जो है मल्टीप्लाइड बाय आई पीस की जो है, पूरे की कितनी है 30, ऑब्जेक्टिव की निकालनी है, आई पीस की कितनी है 5, तो कितनी आ गई आपकी 6। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट करते हैं एक और क्वेश्चन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे टेलीस्कोप, लास्ट टॉपिक। चल देखो, अ मैन विद नॉर्मल नियर पॉइंट कैपिटल D is equal to 25 centimeter reads a book with small printing using a magnifying glass of f is equal to 5 centimeter। क्वेश्चन है, what is the closest and farthest distance at which he can read the book using the magnifying glass। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना हो सकता है, फारदेस्ट डिस्टेंस कितना हो सकता है? सोच के देखो, क्लोजेस्ट में क्या होगा कंडीशन, फारदेस्ट में क्या होगी। एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद हम लोग सोल्व करते हैं। करो एक बार ट्राई। क्लोजेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या होगा, सोच के देखो, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत पास में है, सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस में क्या होगा? याद है केस 1, वो क्लोजेस्ट ही तो था। तो सॉल्यूशन क्या है, फॉर क्लोजेस्ट डिस्टेंस v कितना होना चाहिए आपका, d के इक्वल। मतलब ऑब्जेक्ट का क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब है इमेज जो फाइनल बनेगी, जो मैग्नीफाइंग ग्लास बनाएगा, वो कहाँ पे बनाएगा? वो आपका बनाएगा नियर पॉइंट पे। मतलब v आपका कितना होना चाहिए, -25, क्योंकि इसी साइड बनाता है। ठीक है, तो आप तो निकाल लोगे, लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो -1/20 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/5। तो -1/u इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/25। सो ये कितना आ गया आपका 6। सो u इज -25/6, 4 पॉइंट समथिंग। इतने सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तब हम उस बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। पर जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, हमारी आई सबसे ज़्यादा स्ट्रेंड कंडीशन में होगी उस टाइम, क्योंकि इमेज हमारी कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस पे। समझ में आ गया? अच्छा, और
फॉर फारदेस्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा है, उस केस में क्या होगा, आपका इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, आई एकदम रिलैक्स स्टेट में होगी। तब कितना होगा बोलो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v कैंसिल, सो u विल बी माइनस एफ, सो u विल बी -5, मतलब -5 आपका क्या होगा इस साइड। तो 5 सेंटीमीटर आपका फारदेस्ट डिस्टेंस है, ठीक, और 25/6 सेंटीमीटर आपका क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। समझ में आ गया, सिंपल है भाई, एकदम क्लियर रखो कंसेप्ट। तो क्लोजेस्ट में क्या होगा, आपका इमेज जो फाइनल बनेगी वो नियर पॉइंट पे बनेगी, आपकी आई सबसे ज़्यादा स्ट्रेंड कंडीशन में होगी, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें। और फारदेस्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कब होगा, जब फोकस पे रखोगे उसको, बताया था ना सेकंड केस में। तो जब फोकस पे रखोगे तब इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे, आई आपकी एकदम रिलैक्स्ड कंडीशन में होती है, तब जो इमेज बनती है आपकी इन्फिनिटी पे बनती है। तो फारदेस्ट डिस्टेंस आया 5, स्मॉलेस्ट आया आपका 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। चलो अब इसके बाद बचता है टेलीस्कोप, चलो ये नोट कर लो, फिर उसके बाद पढ़ते हैं टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग, ठीक है।